Hello, my dear friends. I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Friends, ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से. इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और कतर का रिलेशनशिप इन द बैकग्राउंड ऑफ 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स जिनको पिछले साल कतर के एक कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुना दी थी. तो कतर के डेथ सेंटेंस के डिसीजन के बाद इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पूरी कोशिश थी कि वो डिप्लोमेटिक चैनल्स की मदद से इस डेथ सेंटेंस को रोक दें. एंड नाउ इट हैज बीन अचीव्ड सक्सेसफुली. उन 7 इंडियंस को रिलीज किया जा चुका है और अब वो दिल्ली भी आ चुके हैं. इस इवेंट से एक माइल्ड आइडिया मिलता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस का. अब इस इवेंट से रिलेटेड कि इन लोगों को ये सेंटेंस क्यों सुनाई गई थी या फिर इस इवेंट में और क्या हुआ है, इन डिटेल्स को पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया गया है और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये एक वो इवेंट है जिसकी आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए. नाउ फ्रेंड्स, इस अगले न्यूज पर बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन राइट नाउ. फरवरी ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है. अभी कुछ दिनों बाद सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशंस शुरू हो जाएंगी. आई होप आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर है. आप अपने मेंस की प्रिपरेशन कर चुके हैं एंड यू आर वेल फोकस्ड टुवर्ड्स योर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन. फ्रेंड्स, यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि आप मेंस के लिए कितने भी वेल प्रिपेयर्ड हो. आपका पहला चैलेंज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्लियर करना एंड द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शुड नॉट बी टेकन लाइटली. आई होप योर प्रिपरेशन इज ऑन द राइट ट्रैक. माई गुड विशेस आर विद यू. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज. ये न्यूज रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. ये एक ऐसा इवेंट है जो पहले भी हो चुका है एंड इट हैज हैपेंड अगेन. इसका कॉन्टेक्स्ट है तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि और वहां की गवर्नमेंट के बीच हुआ फ्रिक्शन. तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से पार्लियामेंट में हर साल की शुरुआत में और हर एक नई सेशन की शुरुआत में हाउस को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, उसी तरीके से स्टेट्स में भी नए साल की शुरुआत में और नई सेशन की शुरुआत में गवर्नर ऑफ द स्टेट एड्रेसेस द हाउस. तो तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि, उन्होंने अपने केस में इनॉग्रल एड्रेस देने से मना कर दिया. उनको जब तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया एड्रेस दिया गया था पढ़ने के लिए, उन्होंने हाउस में उस एड्रेस का सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ा और उसके बाद ही वॉकड आउट. वो वहां से चले गए. अब ऐसा करना कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है. गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड टू एड्रेस द हाउस. पर तमिलनाडु स्टेट के गवर्नर ने ऐसा नहीं किया. उनको जो एड्रेस दिया गया था, ही डिड नॉट रीड इट. उनकी तरफ से उनका कहना था कि इस एड्रेस में जो बातें बोली गई हैं, द क्लेम्स एंड फैक्ट्स दैट हैव बीन मेड आर मिसलीडिंग एंड फॉल्स. पर क्या स्टेट के गवर्नर के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो ऐसा कर सकते हैं? दिस इज अ टॉपिक जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अगर इस इवेंट से रिलेटेड और डेवलपमेंट्स होती हैं, वील कीप फॉलोइंग इट. नाउ फ्रेंड्स, आपको इस इवेंट को एक लार्जर सीरीज ऑफ इवेंट्स में देखना चाहिए. इंडिया के काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उनके गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच फ्रिक्शन है. फॉर इंस्टेंस पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल वगैरह. फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से रोल ऑफ गवर्नर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप अपनी जनरल प्रिपरेशन के साथ साथ उस पर खास ध्यान दें. फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से. इसका कॉन्टेक्स्ट है रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रिलीज किया गया डेटा. तो फ्रेंड्स, पिछले महीने जनवरी में इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन 5.1% था, जो कि पिछले 3 महीने में अब तक सबसे कम है. इट इज द लोएस्ट इन द पास्ट 3 months. पिछले महीने यानी दिसंबर में ये रिटेल इन्फ्लेशन 5.7% था. नाउ फ्रेंड्स, आई होप आपको इन्फ्लेशन और उससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स पता हैं. ये इकोनॉमी की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है. आई होप आपको ये भी पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या मैंडेट है, उसका क्या रोल है और उसकी थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, 4 ± 2%. इस लेवल के बीच इंडिया में इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना. फ्रेंड्स, इंडिया में रीसेंट पास्ट में पिछले 1-2 साल में इन्फ्लेशन में काफी वाइड वेरिएशंस हैं, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ.
अब हम इन्फ्लेशन से रिलेटेड उसके इंडिकेटर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये पता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडिकेटर फॉर इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा को रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। इसका बेस ईयर है 2012 और इसको हर महीने रिलीज किया जाता है और हर महीने ही हम अपने एडिशंस में इसकी बात भी करते हैं। फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल लेवल पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में हो रहे चेंज को मेजर करता है। एंड दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स is used as a measure of inflation by the RBI as well. RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा पे रिलाई करती है और इसी फैक्ट को, इसी नॉलेज को प्रिलिमिनरी में टेस्ट भी किया जा चुका है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज एक हेवीली पॉलिटिकल न्यूज है, बट वी आर स्टिल कवरिंग इट बिकॉज इट इज अ वेरी बिग इवेंट। इसका कॉन्टेक्स्ट है फिर से शुरू हो रहे फार्मर्स के प्रोटेस्ट। तो फ्रेंड्स, इंडियन फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रही एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, इस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडियन गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर्स पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के बीच उनकी डिमांड को सुनते हुए कल मीटिंग्स का सेकेंड राउंड हुआ था और इस मीटिंग में कुछ कंक्लूजनरी हासिल नहीं हुआ। दिस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट आवर डिमांड has not been fulfilled। अब हम उनकी डिमांड की बात करते हैं कि इस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है, वाई आर दे प्रोटेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, इस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है कि इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी दी जाए। उनकी और डिमांड्स की बात करें तो उनकी डिमांड है कि फार्मिंग सेक्टर के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि फार्मर्स डेट फ्री हो सकें, वो कर्जे में ना डूबें। इंडिया में इंपोर्ट किए जाने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज को लगाया जाए ताकि बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाए और इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक सपोर्ट मिले। उनकी एक और डिमांड है कि इंडिया के एग्रीकल्चर को इंपैक्ट करने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी कैंसिल किया जाए। उनकी एक और डिमांड है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को, जो फिलहाल प्राइवेटाइज्ड हैं, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले। उनकी एक और डिमांड है कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बैन कर दिया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर के हो रहे कॉर्पोरेटाइजेशन को भी रोक दिया जाए और फार्मर्स को पेंशन का प्रावधान दिया जाए वगैरह। अब इस मीटिंग के बाद इस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उनकी डिमांड्स पर जो उनको रिस्पॉन्स मिला है वो पॉजिटिव नहीं है एंड दिस मीटिंग फेल्ड। और अब उनका कहना है कि हम अपने प्रोटेस्ट को अब आगे बढ़ाएंगे, जो कि एक पॉलिटिकल इवेंट है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरीके से हैं। द करंट गवर्नमेंट, इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज आर दैट कि वो इंडिया को एक फ्री मार्केट बनाना चाहते हैं। द करंट गवर्नमेंट, इफ जज्ड बाय इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, इट कैन बी सेड ये गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट सपोर्ट ऐसी एक्टिविटीज में कम से कम हो जाए और सिटीजन्स आत्मनिर्भर बने। फॉर इंस्टेंस, दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग द मनरेगा स्कीम। अब गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है और फार्मर्स आगे क्या करते हैं, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट ब्रीफली। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया में हुए डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शंस, जो कि 10 फरवरी तक कंपेयर टू द पास्ट ईयर इन द सेम पीरियड इस साल 20.2.5% बढ़ गए हैं। और इंडिया में इस समय तक पर्सनल इनकम टैक्स का रेवेन्यू, द रेवेन्यू फ्रॉम पर्सनल इनकम टैक्स हैज सरपास्ड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, पहला है पर्सनल इनकम टैक्स और दूसरा है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो इन दो कंपोनेंट्स में पर्सनल इनकम टैक्स का शेयर ज्यादा है। इस पीरियड में पर्सनल इनकम टैक्स में 26.91% ग्रोथ हुई है और इसी पीरियड में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में 13.6% ग्रोथ हुई है। फ्रेंड्स, 10 फरवरी तक गवर्नमेंट ने नेट डायरेक्ट टैक्सेस के केस में 15.6 लाख करोड़ को कलेक्ट किया है, जो कि पिछले साल बजट में किए गए एस्टिमेट्स का 80.23% है। यानी गवर्नमेंट ने बजट के दौरान जो कहा था कि उनका इस साल में इतना रेवेन्यू होगा, वो इस साल फरवरी 10 तक 80.23% कंप्लीट हो गया है।
विच इज अ गुड थिंग दैट गवर्नमेंट ने रियलिस्टिक गोल्स को सेट किया था एंड इट इज ऑन इट्स वे टू अचीव दोज गोल्स। क्योंकि कई सारी सिचुएशन में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट टारगेट्स तो सेट करती है पर उन टारगेट्स को काफी बड़े मार्जिन से मिस कर देती है। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, द गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक टू मीट हिज गोल्स। फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है भारत रत्न से। भारत रत्न पिछले कुछ समय में काफी बार न्यूज में आ चुका है। इस साल अब तक 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। वो व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी। अब इन लेटेस्ट अनाउंसमेंट 3 और व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। वो व्यक्ति हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन के पायनियर MS स्वामीनाथन जिनका पिछले ही साल निधन हुआ है। एंड एज आई सेड, अभी कुछ दिन पहले ही सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी को भी। तो फ्रेंड्स, इस साल अब तक इन टोटल 5 भारत रत्न अवार्ड अनाउंस किए जा चुके हैं, और जो कि इंडियन गवर्नमेंट की हिस्ट्री में ऐसा हाईएस्ट रिकॉर्ड है जब एक साल में इतने सारे अवार्ड्स अनाउंस किए गए हों। भारत रत्न क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसकी आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने पास्ट एडिशंस में उसको काफी बार रिपीट कर चुके हैं। अगर आप इन एडिशंस को फॉलो करते हैं तो आई एक्सपेक्ट कि आपको भारत रत्न से जुड़ी सभी डिटेल्स पता हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आप पास्ट एडिशंस को देख सकते हैं। और अगर आपको वो मुश्किल लगता है, इफ यू फाइंड दैट थिंग टीडियस, सो यू कैन फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इन द नोट्स which can be accessed from the link present in the description. फ्रेंड्स, अब हम PV नरसिम्हा राव की बात करते हैं। MS स्वामीनाथन की बात हम पहले काफी बार कर चुके हैं। लास्ट ईयर when he passed away, he was mentioned extensively. उनसे रिलेटेड डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है। अब इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो 1991 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद उनको इंडिया की बागडोर मिली थी एक ऐसे समय में जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन काफी फ्रेजाइल थी, काफी नाजुक थी, और इस सिचुएशन से डील करने के लिए, इंडिया को क्राइसिस में और डूबने से बचाने के लिए उन्होंने हिस्टोरिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिनको 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और जिनकी डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है, इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने में उनका की रोल था। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। पर उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को एक इवेंट है जो शैडो करता है, जो इक्लिप्स करता है, वो है 1992 में हुआ बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन। बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दिस डेमोलिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द 1991 आर इंपॉर्टेंट। आप उन रिफॉर्म्स के बारे में, जिनको PNG रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में आप जरूर पढ़ लें। ये डिटेल्स इकोनॉमी के हिस्ट्री बुक में भी है और नोट्स में भी प्रेजेंट है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सेंटर और स्टेट के बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक लिटिगेशन से। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट में कहा था दैट केरला इज फाइनेंशियली वेरी इररिस्पॉन्सिबल। केरला के फाइनेंसेस पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स में सबसे अनहेल्दी हैं। अब केरला स्टेट ने एज अ रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इंडिया के टोटल डेट में इंडिया जितना भी कर्जे में है, उस कर्जे में रफली 60% ऑफ द शेयर यूनियन गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। केरला स्टेट ने कहा है कि अगर इंडिया के सभी स्टेट्स के कर्जे को जोड़ दिया जाए, दैट क्यूमुलेटिव डेट वुड फॉर्म ओनली 40% ऑफ कंट्रीज टोटल डेट। अब अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये डिटेल वैसे आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में क्या क्या शेयर्स मेंशन है, और जनरल इंडिया के डेट टू GDP रेशियो में स्टेट्स का क्या शेयर है और सेंटर का क्या शेयर है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन की जाती है प्रीएम्बल के अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर विचार किया जाता है
कि क्या ये पॉसिबल है, कि क्या ये जायज है कि इंडिया के प्रीएम्बल को अमेंड कर दिया जाए, प्रीएम्बल के अडॉप्शन की डेट को चेंज किए बिना। अब फ्रेंड्स, यू शुड पे अटेंशन, ये एक टेक्निकल बात है। जब भी किसी कानून को अमेंड किया जाता है, फॉर इंस्टेंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1972, अगर उसको 2023 में अमेंड किया जाएगा, इट विल बी रेफर्ड टू एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023। मतलब जब भी किसी कानून को अमेंड किया जाता है तो उसको रेफर करते समय उसकी डेट को चेंज कर दिया जाता है, और वो डेट होती है जिस साल में उसको अमेंड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया जाता है कि प्रीएम्बल को भी अमेंड किया गया है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, फ्रेंड्स, प्रीएम्बल को दिसंबर 1976 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड किया गया था। उस अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में 2 नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वर्ड्स हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, और इस फैक्ट को तो प्रिलिमिनरी में टेस्ट भी किया जा चुका है। और यूनिटी ऑफ द नेशन, इस फ्रेज को चेंज किया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से। व्हाट आई मीन टू से इज, एंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इज, दिसंबर 1976 में प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था, पर इस अमेंडमेंट से प्रीएम्बल की डेट क्यों नहीं चेंज हुई? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में इस क्वेश्चन को एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से पूछा गया था, और आप भी इस मुद्दे पर विचार करें। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम ब्रीफली मेंशन करते हैं केशव नंदा भारती केस की, जो कि लैंडमार्क वर्डिक्ट में से आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्डिक्ट है। इस वर्डिक्ट्स ने काफी सारे प्रेसिडेंट्स को सेट किया था। उसमें से एक मेजर वर्डिक्ट था, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है एज लॉन्ग एज द बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट ऑल्टर्ड। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, ये डिटेल्स भी नोट्स में प्रेजेंट है। आई होप आपको ऑलरेडी इस बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज है। आई होप आपको केशव नंदा भारती केस के बारे में भी पता है, और आई होप आपको 42nd और 44th अमेंडमेंट्स के बारे में भी पता है। ये सभी टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से फंडामेंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डू स्टडी अबाउट देम, यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दीज टॉपिक्स। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान में हुए इलेक्शंस और उनका रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से इंडिया में कुछ दिनों बाद जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, पाकिस्तान में वो इलेक्शंस हो चुके हैं, और इन इलेक्शंस में वहां के एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर, जो वहां पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इमरान खान, और जो इस समय जेल में है, उनकी पार्टी के द्वारा सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने वहां पर 102 सीट्स जीती हैं। अब 102 सीट्स एक मेजर मार्क है, बट दे हैवंट रीच्ड द मेजॉरिटी। पाकिस्तान में इलेक्शन के रिजल्ट से पता चलता है कि दैट देयर हैज बीन अ हंग पार्लियामेंट, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का कहना है कि अलग अलग पार्टीज एक दूसरे के साथ यूनिफाई हों और एक गवर्नमेंट को बनाएं। यू शुड नो कि पाकिस्तान इंडिया के नेबर में इलेक्शंस हो चुके हैं, और इस इवेंट में जो भी अपडेट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पार्लियामेंट के आखिरी दिन लिए गए एक रेजोल्यूशन से। ये रेजोल्यूशन रिलेटेड है अयोध्या में सिचुएटेड राम टेम्पल के कंसिक्रेशन से। तो 17th लोकसभा ने अपने आखिरी सेशन की आखिरी सिटिंग में ऑन द लास्ट वर्किंग डे अयोध्या में राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को एक्नॉलेज करते हुए रेजोल्यूशन को पास किया है। अब ये राम टेम्पल का रेजोल्यूशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस नॉलेज दैट 17th लोकसभा के पार्लियामेंट का आखिरी सेशन हो चुका है। अब इलेक्शंस के बाद नई पार्लियामेंट फिर से कन्वीन होगी। दिस इज व्हाट यू शुड नो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से, EPFO से। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इन अ डिसीजन अनाउंस किया है कि 2023-2024 पीरियड में EPFO के डिपॉजिट्स पर 8.25% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जो कि फिलहाल प्रेजेंट 8.15% से 0.1% ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO क्या है।
फ्रेंड्स, ईपीएफओ की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका स्टैचू है, इसका लेजिस्लेशन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड डिटेल्स नोट्स में इलैबोरेटली प्रेजेंट है। फिलहाल हम इस पर ब्रीफली बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये दुनिया की, गिवन बाय द वर्च्यू ऑफ इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन, ये दुनिया की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोगों को रिटायरमेंट फंड के थ्रू सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज। और ये सोशल सिक्योरिटी कवरेज, ये पेंशन, इंश्योरेंस, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सभी सैलरीड एम्प्लॉयज को जिन्होंने ईपीएफओ में ऑप्ट किया हो। मतलब अगर आप कल को जॉब करेंगे तो आपका एम्प्लॉयर और आप अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन ईपीएफओ में डिपॉजिट करेंगे, जहां पर ईपीएफओ उसको कहीं और इन्वेस्ट करेगी और ओवर द पीरियड आपको फिर उसके डिविडेंड मिलेंगे। फ्रेंड्स, ईपीएफओ की 3 स्कीम है। पहली है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ईपीएफ स्कीम। इसमें आफ्टर रिटायरमेंट आपको एक लंप सम पैसे दिए जाते हैं। दूसरी है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस में आपको आफ्टर रिटायरमेंट पीरियोडिकली पेंशन दी जाती है। और इसकी तीसरी है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है और इन सभी स्कीम्स को फंड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और एम्प्लॉय के द्वारा। और इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को पीरियोडिकली हाई किया जाता है। और ये न्यूज इवेंट रिलेटेड है कि रीसेंट रिवीजन में, रीसेंट डिसीजन में इंटरेस्ट रेट को 8.15 से 8.25% कर दिया गया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट न्यूज। फ्रेंड्स, क्योंकि 17th लोकसभा सेशन कंप्लीट होने वाला है और पार्लियामेंट के तो सभी सेशन पूरे हो चुके हैं, तो हम बात करते हैं 17th लोकसभा सेशन की अचीवमेंट्स की, हाइलाइट्स की। तो जब 17th लोकसभा सेशन शुरू हुआ था तो इसकी शुरुआत हुई थी एक हाई नोट पर, जब बिना सिग्निफिकेंट डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल सेशन को एब्रोगेट कर दिया था। इट वॉज अ बिग न्यूज। उसके बाद ट्रिपल तलाक बिल को पास किया गया और इंडिया में ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया। उसके बाद 2020 में पार्लियामेंट टुक मेनी डिसीजंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द कोविड पेंडेमिक। उसके बाद सितंबर 2020 में पार्लियामेंट ने 3 फार्म बिल्स को इंट्रोड्यूस किया, which resulted in a protest, and those farm bills were eventually rolled back in November 2021. उसके बाद फिर एक नई पार्लियामेंट को कंस्ट्रक्ट किया गया और अभी कुछ समय पहले, पिछले ही साल, पार्लियामेंट में एक सिग्निफिकेंट वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया। फ्रेंड्स, 17th लोकसभा बिल में आईपीसी, आईईए और सीआरपीसी को भी रिप्लेस किया गया बाय भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य बिल। ये भी मेजर लेजिस्लेशंस हैं। इनके बारे में भी आप ना पढ़ना रिस्क नहीं कर सकते। फिर पार्लियामेंट में अभी कुछ महीनों पहले ही एक ब्रीच का इंसिडेंट हुआ, जब कुछ लोग इसमें घुस गए एंड दे यूज्ड स्मोक कैन्स। और इस पार्लियामेंट सेशन में एक सिटिंग में 146 ऑपोजिशन मेंबर को सस्पेंड भी किया गया, विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ सस्पेंशन अमाउंट इन अ सिंगल सेशन। फ्रेंड्स, लोकसभा के 17 सेशन में तो काफी सारे लोगों को परमानेंटली भी डिस्क्वालीफाई किया गया, जैसे कि महुआ मित्रा और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी। फ्रेंड्स, ये सभी इवेंट्स, ट्रिपल तलाक, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वुमेन रिजर्वेशन बिल, न्यू क्रिमिनल लॉज, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी से इनको पढ़ लें। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड देम। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और उसमें लिए गए डिसीजंस। तो फ्रेंड्स, आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में अपने द्वारा पीरियोडिकली सेट किए जाने वाले इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया है। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू कीप द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। आरबीआई ऐसा क्यों करती है? Why do RBI change the interest rates? To ensure that inflation remains in control and remains within the target. तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास बोलते हैं कि फिलहाल देश में काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं और एक मेजर फैक्ट है फूड प्राइसेस में हो रही अनसर्टेनिटी।
आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है वो एज्यूम करती है कि क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं जो इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर सकें। तो इंडिया में फूड के प्राइसेस पिछले काफी समय से देयर हैज बीन अ ट्रेंड दैट दे आर अनप्रेडिक्टेबली गोइंग अप एंड डाउन, अलग अलग रीजन से। कभी कभी सप्लाई चेन में हो रही डिसरप्शन से, कभी कभी सीजनल वेरिएशन से, कभी कभी ग्लोबल फैक्टर से वगैरह। फ्रांसिस पीस के ऑथर बोलते हैं कि दिसंबर महीने में, दिसंबर 2023 में इन्फ्लेशन अपने पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा थी एट 5.69%। और इस इन्फ्लेशन के कंपोनेंट में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आई होप आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो पढ़ लें, और इसके लिए आप नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो दिसंबर में जब इन्फ्लेशन 5.69% थी, उस इन्फ्लेशन में फूड प्राइसेस का काफी ज्यादा रोल था। फूड प्राइस उस इन्फ्लेशन की बास्केट में 9.53% पर थी। फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ड्यूरिंग इट्स लेटेस्ट मीटिंग, ड्यूरिंग दिस मीटिंग, ये प्रोजेक्ट किया है, ये अनुमान लगाया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में इन्फ्लेशन रहेगी 5% पर एट 5%। और इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि पॉलिसी मेकर्स को पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपना ध्यान इस चीज पर रखना चाहिए कि इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट 4% के टारगेट पर ही रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो उससे लोगों की कंजम्पशन कम होगी और इंडिया का ग्रोथ मोमेंटम भी कम होगा, नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। Now that's all for today, friends. See you in the next edition. I hope you'll have a good time. Goodbye. If you like this video, please leave a like and do comment. I love your comments.